कुछ तकनीकी समस्या के कारण बीच में वीडियो रुक गई थी, फिर आपका शुरू किया जा रहा है। देखिए, आपका एडमिशन में सेक्शन 21 का एक्सेप्शन 2 पढ़ाया जा रहा था कि कोई व्यक्ति जो एडमिशन किया है वह उस एडमिशन को बताया गया कि अगर 3 कंडीशन उपस्थित हो तो वह न्यायालय में उस एडमिशन को प्रूफ कर सकता है। पहली कंडीशन हम बता दिए थे। अब आपका दूसरी कंडीशन जानना है। दूसरी कंडीशन ये कहा जा रहा है कि वह जो स्वीकृति हो वह मन की दशा या शरीर की दशा के बारे में हो, और मन या शरीर की दशा या तो सुसंगत तथ्य हो या विवादक तथ्य हो। यानी कि जो कथन है, एडमिशन है, वह मन या शरीर की दशा के बारे में हो, मन या शरीर की दशा सुसंगत तथ्य या विवादक तथ्य हो। और ऐसा कथन उस समय या उसके लगभग किया गया था जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी। यानी कि कथन कब किया गया हो, तो मन या शरीर की दशा जब विद्यमान थी या उसके कह सकते हैं कि आसपास का मतलब कि मन या शरीर की दशा के कुछ समय पूर्व या मन या शरीर की दशा के कुछ समय पश्चात कथन किया गया हो। और अंतिम पॉइंट ये है कि कथन ऐसे कंडक्ट के साथ, ऐसे आचरण के साथ किया गया हो जिससे इस बात की संभावना कम है कि वह असत्य होगा। इसका मतलब कथन के सत्य होने की पूरी संभावना है। अधिसंभाव्य का मतलब पूरी संभावना है। अगर कोई व्यक्ति ये बातें न्यायालय में प्रूफ कर दे तो वह अपने द्वारा किए गए एडमिशन को साबित कर सकेगा। तीसरा जो पॉइंट आपका है, जहाँ कि कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए एडमिशन को साबित कर पाएगा, तीसरा कंडीशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी आपको अच्छे से समझना है। तीसरा बताया जा रहा है, कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत हो। यानी कि जो व्यक्ति स्वीकृति किया है अपने कथन को स्वीकृति के रूप में पेश ही न करे, यानी कि वह अपने कथन को स्वीकृति के रूप में पेश न करे बल्कि अन्यथा सुसंगत बनाए, अदरवाइज सुसंगत बनाए। इसका मतलब कि स्वीकृति से बाहर जाकर किसी अन्य धारा में अपने कथन को वह सुसंगत बना सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 से लेकर 55 तक में जो सुसंगत तथ्यों की सुसंगत दी गई हैं, तो धारा 17 में वह स्वीकृति के रूप में अपना कथन न लाए बल्कि वह अन्य किसी धारा में अपना कथन पेश करे। इसी को कहा जाता है स्वीकृति से बाहर जाकर कथन को सुसंगत बनाना, या स्वीकृति से अन्यथा या अदरवाइज कह सकते हैं कि अपने कथन को रेलेवेंट बनाना। तीसरा खंड पर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है, प्री में भी बनता है। क्वेश्चन का मॉडल प्री में देखा जाए, क्वेश्चन का मॉडल ये है कि स्वीकृति को
रेलेवेंट बनाने हेतु रिजुडियरी प्रावधान अवशेषी प्रावधान किस जगह हैं, इसको अवशेषी भी कहा जाता है। यानी कि कहीं कोई सहारा न हो तब अवशेषी या अवशिष्ट भी कहा जाता है। अवशिष्ट या अवशेषी या रिजुडियरी। यानी कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्वीकृति की सुसंगत से संबंधित रिजुडियरी या अवशेषी या अवशिष्ट प्रावधान कहाँ हैं, तो धारा 21 के क्लाज 3 में है। अर्थात एक आपका इसका उदाहरण भी आपको देना पड़ेगा। आखिर स्वीकृति से बाहर किन किन धाराओं में व्यक्ति अपने कथन को, अपने स्वीकृति को सुसंगत बना सकता है। या तो वह धारा 6 में ले जाए, रेहजेस्टे 8 में ले जाए, आचरण के रूप में धारा 9 में सेट कर दे, धारा 11 में सेट कर दे, 14 में सेट कर सकता है, 13 में भी सेट कर सकता है, इसके बाद 32 में कर सकता है, 34 में कर सकता है। यानी कि अवशेषी प्रावधानों के कुछ उदाहरण हमने बताया। अब इसको समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण आपको बताया जाए जो आपके समझ में आए। आइए एक उदाहरण देखा जाए, आपका अच्छा उदाहरण देखा जाए जो पूछा भी जाता है बही खाते का। मान लीजिए ए एक व्यक्ति हैं, अपने अकाउंट में इस बात को लिखता है कि मैं बी को 5,000 रुपया उधार दिया हूँ। यह ए द्वारा की गई स्वीकृति है। अगर ये 5,000 रुपया उधार देने की समस्या आती है तो सामान्य नियम ये है कि ए अपनी इस बात को कि हमने 5,000 रुपया बी को दिया था, ये साबित ए नहीं कर पाएगा। अगर ए इस बात को न्यायालय में साबित करना चाहता है तो धारा 21 में दिए गए 3 अपवादों में से किसी एक में इसे अपना मामला सेट करना पड़ेगा। तो हम धारा 21 का अपवाद नंबर 3 पर उदाहरण देते हैं। अपवाद नंबर 3 बताता है कि ए अपने इस कथन को एडमिशन के रूप में प्रस्तुत ही न करे, दूसरे रूप में प्रस्तुत करे। तो किस धारा के तहत सुसंगत बनाए, तो धारा 34। यानी कि ए अपने इस कथन को एविडेंस की धारा 34 के तहत रेलेवेंट बना सकता है और साबित भी कर सकता है। अगर वह धारा 34 के तहत ए अपनी बात को रखता है तो ये एडमिशन से बाहर जाएगा मामला। और 21 का क्लाज 3 ए को अधिकार देता है कि वह एडमिशन से बाहर जाकर किसी अन्य सेक्शन में अपनी बात को रेलेवेंट बना सकता है। तो ए ये दिखा सकता है कि जो हमने 5,000 रुपया बी को दिया था वह कारोबार के अनुक्रम में दिया था, कारोबार के अनुक्रम में दिया था। ये बात हमने लेखा पुस्तिका में एंट्री की है, अकाउंट में एंट्री की है। ये जो लेखा पुस्तिका है कारोबार के अनुक्रम में बनाई गई हैं। अतः मैं बी को 5,000 रुपया दिया था। ये बात धारा 34 के तहत अकाउंट में या लेखा पुस्तिका में लिखी गई बात के संबंध में रेलेवेंट माना जाए, सुसंगत माना जाए।
यानी कि एक उत्तम उदाहरण आपको बताया गया जहाँ कि 21 का क्लाज 3 अप्लाई हमने किया और ये बताया कि स्वीकृति को स्वीकृति के रूप में प्रस्तुत ही न करके अन्य कहीं आप उसको रेलेवेंट बनाइए। अब आइए धारा 21 के दृष्टांत से क्वेश्चन बनते हैं। जहाँ तक धारा 21 के दृष्टांत की बात है, दृष्टांत हर हाल में याद रखना है। ज़्यादातर पहला दृष्टांत आइए, फिर एक बार नियम याद रखिए। अगर ए ने एडमिशन किया है तो यह एडमिशन ए के विरुद्ध और ए के हित प्रतिनिधि के विरुद्ध, माने ए और उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत भी होता है और इसको प्रूफ या साबित भी किया जा सकता है। ये ए के विरुद्ध ये सामान्य नियम है। अगर ए चाहता है या ए का हित प्रतिनिधि चाहता है कि इस एडमिशन को मैं साबित कर सकूं, तो सामान्य नियम के अनुसार ए इस एडमिशन को साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। इसके 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं, अर्थात ए को या ए के हित प्रतिनिधि को अपनी बात, अपनी स्वीकृति को साबित करने के लिए इन 3 अपवादों में से किसी एक अपवाद में अपनी बात सेट करनी होगी। अब आपका दृष्टांत सही रहेगा बताना। पहला जो दृष्टांत है ये बहुत पूछा जाता है और लोग कह सकते हैं कि ये गलत करके ही आते हैं, आपको सलाह दी जाती है। पहला दृष्टांत मैं समझा रहा हूँ, न समझ में आए तो कंपटीशन के लिए इसको रट कर जाना है। और आइए पहला दृष्टांत सामान्य नियम पर आधारित है। पहला देखा जाए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये गलत न हो, फिर आपको सलाह दी जाती है। न समझ में आए तो रट लीजिएगा दृष्टांत को। देखिए क्या है, क और ख के बीच प्रश्न ये हैं, यानी कि ए और बी 2 पार्टी हो गई, इनके बीच प्रश्न है यानी कि विवाद है कि क्या अमुक दस्तावेज यानी कि एक दस्तावेज बना लिया जाए। क्या ये दस्तावेज ये अमुक विलेख कूट रचित हैं कि नहीं, कूट रचित हैं कि नहीं, यानी कि क्या ये विलेख असली हैं कि नकली हैं, यानी कि फर्जी हैं कि असली हैं। इसका मतलब ए तथा बी के बीच इस बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है कि जो ये दस्तावेज हैं ये कूट रचित यानी कि फर्जी बनाया गया है कि असली है। अब क प्रतिज्ञात करता है कि वह असली हैं, यानी कि ए कहता है कि असली हैं। ये बात कहता है कि ये असली हैं और बी कहता है कि ये असली नहीं हैं बल्कि कूट रचित हैं, कूट रचित हैं। ये आपका बी का कहना है। अब ख का, अब देखिए यहाँ, अगर ए ये एडमिशन किया है कि ये असली हैं तो ऐसी दशा में ए अपने इस एडमिशन को साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ए अपने एडमिशन को साबित करना चाहता है तो इसके लिए इसे 3 अपवादों में से किसी अपवाद में
अपना मामला सेट करना पड़ेगा। चूँकि बी ने एडमिशन किया है कि ये विलेख कूट रचित हैं, तो बी भी अपनी बात को, इस बात को कि यह दस्तावेज कूट रचित हैं साबित नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि भी अपना मामला 3 अपवादों के अंतर्गत न ला दे। लेकिन ये अच्छे से याद रखिएगा, लेकिन अगर ए ने कभी ये कहा हो कहीं भी कि ये विलेख तो कूट रचित हैं, तो ए का यह कथन कि कूट रचित हैं बी ए के विरुद्ध साबित कर पाएगा। और अगर बी ने कभी ये कहा हो कि ये विलेख तो असली हैं, तो ए बी के इस कथन को कि यह विलेख असली हैं साबित कर पाएगा। यानी कि दोनों अपनी अपनी बातों को साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी अपवाद में इनका मामला नहीं आता। इसको बेयर एक्ट से फिर एक बार पढ़िए, समस्या होने पर फ़ोन करके समझ लीजिए, क्योंकि एक बार आपको ये समझाया जा चुका है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखा जाए। जहाँ तक उदाहरण नंबर 2 की बात है, ख की बात है, ख आपका उदाहरण नंबर पहले अपवाद पर आधारित है। पहला अपवाद हम देखते हैं पहले। अगर ए ने एडमिशन किया है और ये दिखा देता है कि अगर मैं मर जाता तो हमारा जो कथन है यह 32 में कहीं न कहीं 8 क्लाज दिया गया है, उसमें रेलेवेंट होता अर्थात सुसंगत होता। तो जो दृष्टांत नंबर बी है ये पहले अपवाद पर आधारित है, जहाँ की ए अपने द्वारा की गई स्वीकृति को साबित कर सकेगा। देखिए, किसी पोत के कप्तान क का विचारण उस पोत को संतक्त करने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका मतलब ए एक पोत का कैप्टन है, यह पोत को छोड़ दिया था, इसके लिए ए का ट्रायल चल रहा है। अब पोत जिस जिस रास्ते से गया है, ए हर एक मिनट उन रास्तों को लिख रहा है। तो क्या जो ए ने पोत के रास्तों को लिखा था, क्या वह उसको साक्ष्य में पेश कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, क्योंकि ए दिखा सकता है कि अगर हमने कारोबार के अनुक्रम में जो बातें लिखी हैं, अगर मैं मर जाता तो ये बातें कारोबार के अनुक्रम में धारा 32 के क्लाज 2 में सुसंगत होती। अतः मैं इसे साबित करूँगा। ये दूसरा जो इलस्ट्रेशन था ये आपका पहले अपवाद से रिलेटेड था। तीसरा दृष्टांत देखा जाए। तीसरा दृष्टांत भी काफ़ी पूछा जाता है। देखिए, क अपने द्वारा कलकत्ते में किए गए अपराध का अभियुक्त है, यानी कि ए पर आरोप है कि वह कलकत्ते में अपराध किया। ए पर आरोप है कि वह कलकत्ता में अपराध किया है। क अपने द्वारा लिखित और उसी दिन लाहौर में दिनांकित और उसी दिन का लाहौर डाक चिन्ह धारण करने वाला पत्र पेश करता है। यानी कि ए लाहौर में लिखा हुआ दिनांकित एक पत्र पेश करता है। ये पत्र ए साबित कर सकेगा, क्योंकि अगर ए मर जाता तो ये पत्र 32 के क्लाज 2 के तहत कारोबार के अनुक्रम में सुसंगत होता। इसमें आपका 2-3 बातें याद रखना है। ए अगर ये कहे कि मैं उस तारीख को लाहौर में था, तो सेक्शन 11 के तहत ये प्ली ऑफ एलिबाई में भी जाएगा।
और पत्र की जो तारीख है चूँकि कारोबार के अनुक्रम में लिखा गया है, अतः ऐसी दशा में ए अपनी बात को साबित कर सकेगा, क्योंकि वह अपना मामला 32 के क्लाज 2 में लाया गया है। इसके बाद आपका धन्यवाद, आगे अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा।